Good evening, everyone. Good evening, ma'am. So last time we will discuss about the transistor जिसमें हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था. नाउ आई विल बी डिस्कस अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है या पीएनपी है? NPN. कुछ तो रिस्पॉन्स करो. मैम NPN है। आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी. मैम वो बोल रही है कि NPN ट्रांजिस्टर है। हाँ. इसको इस टाइप से भी बना सकता हूँ. इंटरेस्ट करना. इधर आई होगा, इधर आईसी होगा. ट्रांजिस्टर की इक्वेशन क्या होती है? I V is equal to I B plus I C. मैम वॉइस बहुत लो आ रहा है। Hello, यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। is it fine? यस मैम। Okay.
सेम जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अब इसके लिए भी हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको डिनोट करते हैं गामा से। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता क्या है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। अब इस केस में हमारे लिए आउटपुट करंट है आई और इनपुट करंट है आई सी, सॉरी आई पी। तो गामा की वैल्यू होगी आई अपॉन आई बी। अब इसमें दो फेज डिस्कस किए थे हमने पिछली बार भी, एक डीसी के लिए और एसी के लिए। तो ये जो वैल्यू लिखी है ये डीसी के लिए है, और एसी के लिए अगर हम गामा की वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा चेंज इन आई अपॉन चेंज इन आई पी। मैम यहाँ पे आई आउटपुट है एंड आई बी इनपुट है, वो कैसे पता कर रहे हैं? ये तुमने लास्ट क्लास अटेंड की थी मेरी? नो मैम। तो मैंने उसमें बताया था सब कुछ कि आउटपुट करंट ओके क्या मैम, मतलब ठीक कैसे है। है और इनपुट ओके। करंट कैसे है। मतलब ये होता है जो ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो इस साइड वाला सर्किट होता है वो एक्ट करता है एज आउटपुट सर्किट, और जो ये होता है ये एक्ट करता है एज इनपुट सर्किट। मतलब एक जंक्शन इसमें एज इनपुट बिहेव करता है और एक जंक्शन एज आउटपुट। अब जो तीनों फैक्टर हैं अल्फा बीटा एंड गामा, इन तीनों के बीच में हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो उनके बीच में हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो इनका वो रहता है ट्रेंड की किस तरीके से इनकी वैल्यूज होती है। तो वो कुछ इस टाइप से होता है, अल्फा अल्फा की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा बीटा की होती है, और फिर गामा। मतलब इनकी वैल्यूज इस ट्रेंड में लाई करती है, सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा के एंड अल्फा की। अल्फा की तो लेस देन 1 होती है। अब जैसे हमें ये पता है कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है, और लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। अगर आई सी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो क्या होगी, आई ई माइनस आई बी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, आई ई इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ प्लस आई बी। 1 minus alpha I E is equal to I B plus I C B O. I E is equal to 1 minus alpha I B plus 1 minus alpha I C B O. ये एक इक्वेशन मिली हमें आई ई और आई बी के बीच में। मैम। हाँ बोलो। मैम आईसीबीओ या आईसीबीओ यहाँ पे लीकेज करंट है। क्या आई, रिपीट करना आपका क्वेश्चन। मैम वो जो आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ है ना, वो हाँ लीकेज करंट है। इसमें ये है लीकेज करंट आई सी बी ओ। ओके मैम। अब लीकेज करंट का ऑर्डर क्या होता है पीएन जंक्शन में? क्या लीकेज करंट का ऑर्डर, मिली एम्पेयर की माइक्रो एम्पेयर? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के लिए होता है माइक्रो एम्पियर में, और जो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है नैनो एम्पियर में।
जो सेम अगर रिवर्स ये सैचुरेशन करंट का होता है वही ऑर्डर होता है। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं मेंशन हो तो मतलब किसी ऑर्डर में मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। मैम अगर ये दोनों मेंशन नहीं हो हाँ लीकेज हाँ, तो मैं पूछ रहे हो समझ गई, यही डायरेक्टली। बोल रही हूँ कि इसी ऑर्डर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, या तो माइक्रो या नैनो एम्पियर। मोस्टली दोनों ट्रांजिस्टर। ऑप्शन हाँ, दोनों ऑप्शन में हो तो माइक्रो और मिली दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सा टिक करें? हमारी आवाज कम आ रही है। माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सा टिक करेंगे? माइक्रो एम्पियर नहीं है ये, माइक्रो और नैनो है सर, मेरा मिली एम्पियर नहीं है। ऐसा किसी क्या बुक मैम? में स्पेशली डिफाइन नहीं है इसकी रेंज के बारे में, केवल किसी भी बुक को तुम देखोगे तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए मेंशन किया हुआ है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी क्वेश्चन आएगा। आया हुआ है पी वैक्यूम में। क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पी वैक्यूम में द लीकेज करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। स्पेशली मेंशन नहीं है उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम। नहीं नहीं मेंशन। चलो मैं चेक करके बताऊंगी, वैसे मैंने जितना देखा है उसमें केवल यही दो मेंशन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मैं कल वाली क्लास में बताती हूँ तुम्हें। मैम क्वेश्चन में तो दे दिया होता है ना ये इसका फिर वो बोल दिया होता है कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। हाँ, मैंने भी अभी तक तो यही देखा है हमेशा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ मेंशन होता है। बट जैसा वो बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा भी है कि कहीं नहीं, क्योंकि मैंने जितनी भी रेफरेंस बुक्स देखी हैं कहीं भी ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ रेंज को। केवल बस एक इन दो ट्रांजिस्टर्स के लिए लिखा होता है कि सिलिकॉन के लिए ये रेंज होती है, जर्मेनियम के लिए होती है। हम इन जनरल अगर दोनों मेंशन नहीं तो हम लोग सिलिकॉन को ले सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कल बताती हूँ इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जैसा कि हमने अल्फा और बीटा के बीच में फाइंड आउट किया हुआ है रिलेशन ऑलरेडी। बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये इक्वेशन हमें पता है। आई बी से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ गामा आ जाएगा। ये आई सी प्लस डिवाइडेड बाई आई बी प्लस 1। आई सी बाई आई बी किस में आता है, मतलब किसके इक्वल होता है? बीटा। हाँ, बीटा प्लस 1। और बीटा किसकी वैल्यू क्या है? मैम अल्फा अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू आएगी। तो जो हमने लास्ट इक्वेशन डिराइव किया ना अभी, उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई बी इज इक्वल टू गामा आई बी प्लस गामा आई सी डी टू। तो ये जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन है। इसके बीच में भी रिलेशन मिल गया हमें, अल्फा और गामा के बीच में भी रिलेशन मिल गया है। मैम एक बार ऊपर कर और दीजिए। गामा, सॉरी, हाँ, गामा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल गया है। तो हमें तीनों तीनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन मिल गया है। मैम और ये रिलेशन तीनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक मिनट। Now let's discuss a problem based on transistor, then we move ahead. और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसको साथ साथ ट्राई करके जाना, तुम लोगों से ही सॉल्व करना, मतलब तुम्हें ही सॉल्व करना है।
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, देखने से पता चल रहा है। मैम, हाँ, कॉमन बेस कैसे हो रहा है एक बार बताएंगे? क्योंकि यहाँ बेस कॉमन है। एमिटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है। सॉरी, कॉमन कलेक्टर है, सॉरी। कॉमन है। ट्राई करो जल्दी से। हिंट दे देती हूँ, पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करना, उसके बाद इसको करना। आई की वैल्यू दी हुई है, आई बी की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। गामा और बीटा के बीच में रिलेशन पता है हमें। मैम, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ हाँ हाँ। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस वन करके। सी नहीं दिया हुआ है। क्या? बीटा किसके इक्वल होता है? आई सी अपॉन आई बी। यहाँ से आई सी की वैल्यू आ जाएगी बीटा आई बी। दो पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गई। मैं वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, तुम अपने आप फाइंड आउट कर लेना। नहीं, आरबी नहीं दिया हुआ है मैम। क्या बोल रहे हो? आरबी नहीं दिया हुआ है, आरबी। नहीं, आर बी नहीं दिया हुआ है। पहले तुम्हें वीसीसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद आरबी की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है ना। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। इस पूरे मैम आईई और आईबी तो दिया हुआ है, तो आईसी नहीं निकाल सकते क्या? क्या क्या आईई प्लस और आई बी दिया यहाँ हुआ है, तो आई सी तो इस इक्वेशन से बोल रहे हो निकालने का। आई ई प्लस जो भी इक्वेशन होती है ये। आई माइनस आईबी। इस इक्वेशन का यूज करने के लिए बोल रहे हो। रेंज का डिफरेंस है, यस मैम।
वो यूज़ करके मतलब हाँ सेम ही आएगा आंसर, ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ऐसे इक्वल टू बीटा आई पी यूज है। हाँ मैं ये बोल रही थी वहाँ पे इसको एक क्लोज लूप, एक मिनट, इसको एक क्लोज लूप मत समझना, ये दो अलग है, ये वाला लूप अलग है, ये अलग है, तो इसको पूरे को एक क्लोज लूप समझो। मैम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे? एक मिनट, एक तो मतलब जो बेसिक तरीका है वो बता रही हूँ मैं, जैसे इसमें ये क्या होगा, वी बी ई होगा और ये वी सी ई होगा। तो एक तो यहीं से समझ आ रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एमिटर है, क्योंकि मैंने ये बोला है कि ये बेस है और सिंबल से समझ आता है कि ये एमिटर की तरफ होता है एरो, और ये बेस है तो ये वीबी भी है, ये वीसी है, तो कॉमन क्या है, ई है ना, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक तो तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का। और दूसरा जो इसका सर्किट डायग्राम होता है उससे देख लो सेम ही है। अगर कॉमन बेस होता तो इसकी इधर की तरफ बेस होता या फिर इधर कलेक्टर होता। ऐसे जो हम वीसीसी इधर अप्लाई करते थे सर्किट में यहाँ, वो हमने अब बायस वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया है, तो ये इस सिग्नल के लिए, इस सर्किट के लिए भी है, और ये वाली बायस वोल्टेज इस सर्किट के लिए भी है। वो बायस मैम यहाँ पे वोल्टेज आपने वीसीसी। क्या बताया कि किसको क्लोज लूप कंसिडर नहीं करना चाहिए? हाँ मैं ये बोल रही थी, इस पूरे को क्लोज लूप कंसिडर मत करना, वो दो अलग अलग है, एक आउट मतलब ये था कि ये सर्किट अलग है और ये सर्किट अलग है। ओके मैम, मतलब जो एमिटर का ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन का। मैम आईसी का वो हो रहा है। मैं आगे सॉल्व करूँ तो समझ आ जाएगा। ओके मैम। आई फोर दिया हुआ है तो आईसी ये आईपी वहां से निकल जाएगा, तो वहां से आईपी निकल के आईसी निकल जाएगा, कितनी आ रही है आईसी की वैल्यू? 4 ही आएगा। और आ रही है मैम। हाँ ठीक है, 4 क्या रेंज बताओ, मिली एम्पियर? पे मिलियन पे हाँ ठीक है। सी मिल गई तो बीसीसी निकल जाएगा, फिर बीसीसी मिल गई तो फिर अब आरबी निकल जाएगा, और आरबी आरबी 12 है। अब इसमें मैम उस इक्वेशन से नहीं निकल सकता क्या? बोल तो नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? ये मिली एम्पियर में ना, इसको क्या लिखोगे तुम माइक्रो को मिली बनाने के लिए? 0.02 मिलियन एम्पियर हो जाएगा आईबी। इसका वैसे एक्चुअल आंसर है 3.98 मिली एम्पियर, और जो कि तुम यहाँ से भी ले सकते हो, वो ओके मैम। मतलब उसने जिसने भी 4 मिली एम्पियर बोला वो अप्रोक्सीमेशन में है तो ठीक है। अप्रॉक्स में आएगा। लखन तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, बाकी सब बच्चों की ठीक आ रही है। चलो आगे प्रोसीड करती हूँ अभी। अब जो हमारा ये वाला सर्किट है, अब इसमें हम वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आईसी, तो ये कुछ इक्वल होगा वीसीसी इक्वल टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। आई के लिए तो कहीं ड्रॉप होगा नहीं, तो यहाँ से
आईसीआरसी की वैल्यू पता है, वीसीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वीसीई की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से वीसी की इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। और वीसीसी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ से आरबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सॉल्व कर लेना। मैम ये वीबी पोटेंशियल यूज कर लेना जो मैंने तुम्हें बताया ये। मैम हाँ, बीटा वन नाइन आईबीआरबी प्लस वीबीई। यहाँ से आरबी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बोलो। हाँ ठीक है अनुश्री, ठीक है तुम्हारा आंसर। एक और प्रॉब्लम है, तुम्हारा टास्क है उसको ट्राई कर लेना, और अगर मतलब नहीं होता है तो ग्रुप को पूछ लेना। मैम आप आंसर भी बता दीजिएगा, क्वेश्चन मतलब देंगे तो उसका आंसर। आरबी की वैल्यू 862 किलो होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके ये ट्राई करना, ये होमवर्क है। इसमें मतलब करंट की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आईबी की वैल्यू निकल सकती है। वीसी यहाँ से वीसी ई की वैल्यू निकल जाएगी, वीसी और वी अलग अलग दिया हुआ है
तो यहाँ से तुम VCE की वैल्यू निकाल सकते हो। VCE की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और IB और IC पता चल जाएगा तो हम IE फाइंड आउट कर सकते हैं। IE के बाद हमें RE की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे इस सर्किट से, और फिर हमें VBE की वैल्यू, VBE की हेल्प से हम VB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और IB की वैल्यू हमें पता है, VB की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम RB की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। मैम यहाँ पर VC मतलब VC माइनस VE करना पड़ेगा ना? क्या? यहाँ पर VC मतलब VC माइनस VE करना हाँ पड़ेगा हाँ ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो तो ऐसे ही होता है। VCC की वैल्यू 12 वोल्ट। ओके, अब फाइंड कर लेना। RE की वैल्यू होगी 0.790 किलो ओम। RB की वैल्यू होगी 273.4 किलो ओम। RC की वैल्यू होगी 1.47 किलो। Now let's discuss about the amplifier. एम्पलीफायर, नॉर्मल ट्रांजिस्टर भी एक्ट करता है एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना। पर अगर हम सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें आउटपुट जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा कि उसको हम किसी प्रैक्टिकल पर्पस से यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2-3 ट्रांजिस्टर्स को या मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर। इससे ये होगा कि हमें जिस तरह का आउटपुट चाहिए, जितना एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें से हमें पढ़ना है केवल 2 स्टेज एम्पलीफायर। 2 स्टेज एम्पलीफायर में भी अब डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं कपलिंग करने के। मतलब दो ट्रांजिस्टर्स को या दो एम्पलीफायर को साथ में कनेक्ट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। उसमें 3 वेज होते हैं। एक होता है RC कपलिंग, एक होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग, और एक होते हैं डायरेक्ट कपलिंग। लेकिन हमें केवल स्टडी करना है RC कपलिंग। RC कपलिंग कैसे होती है? मतलब जो दो ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, दो एम्पलीफायर का जो सर्किट कनेक्ट होगा उसके बीच में एक हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे जो कि कपलिंग कैपेसिटर कहलाएगा। तो पहले मैं उसको फिगर बनाती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ कि हाउ इट विल बी वर्क। सर्किट डायग्राम साथ साथ ड्रू कर लेना।
ये इसका कुछ सर्किट अरेंजमेंट होता है। इसमें एक तो ट्रांजिस्टर, एक एम्पलीफायर ये है और दूसरा एम्पलीफायर ये है। इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसके ऊपर हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, जो इसके आउटपुट और जो सेकेंड एम्पलीफायर है उसके इनपुट के बीच में कनेक्ट है। अब इस कपलिंग कैपेसिटर के लगाने से क्या होगा, मतलब कि ये एक वे है इसको कनेक्ट करने का डायरेक्ट कपलिंग से बचने के लिए। मतलब अगर एक तरीका होता है डायरेक्ट कपलिंग का भी, बट उसमें एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम होती है, हम बहुत लो इनपुट पे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ऐसे ये आरसी कपलिंग जो एम्पलीफायर्स होते हैं इनको हम अप टू 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे मतलब अब इसमें होगा क्या कि जो ये कपलिंग कैपेसिटर इसके इस पे प्रेजेंट है, तो इस जो भी यहाँ से एसी सिग्नल हमने प्रोवाइड किया है, इसके अंदर जो भी डीसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगी, कैपेसिटर क्या करता है डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो जो भी कैपेसिटर एसी सिग्नल आउटपुट में जो भी डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनको ब्लॉक कर देगा और फिर उसके बाद प्योर एसी को सेकेंड एम्पलीफायर पे पास करेगा। एक तो मेन काम है इसका ये। और दूसरा ये है कि ये तो इसका मेन वर्किंग है, बट इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से कपलिंग कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट पे हमें जो वोल्टेज मिलती है वो बहुत कम मिलती है, इसलिए हम इसको भी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते। 10 हर्ट्ज में कुछ ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी नहीं है क्योंकि। और इसमें जो इसके एप्लीकेशन पार्ट होता है वो कुछ इस कि कहाँ हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, वो है जैसे कि सीडी प्लेयर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टेलीविज़न रिसीवर्स होते हैं वहाँ इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ये सीसी से जो मैंने डिनोट किया है इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्यों बोला है, क्योंकि ये डीसी को ब्लॉक कर देता है आउटपुट में से, मतलब जितना भी आउटपुट में डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सबको अपने अंदर मतलब जाने नहीं देगा, केवल एसी कंपोनेंट्स ही से पास होगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसका हम जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो देखते हैं कैसा होता है। मतलब मेनली बिहेवियर जो हम किसी भी सिस्टम का स्टडी करते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से ही स्टडी करते हैं। मैम ये कपलिंग कैपेसिटर का मतलब काम क्या है वो एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या जो कपलिंग कैपेसिटर है उसका काम क्या है वो एक बार रिपीट कर दीजिए। कपलिंग कैपेसिटर का मेन काम यही है कि वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। ओके मैम, और जो आपने सर्किट के बारे में बताया है कि वहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के बारे में। मैम एक बार कि इसका सारी फ्रीक्वेंसी लोकेशन रिस्पॉन्स बता कर्व दीजिए मतलब कि आपने ये कहाँ क्या कैसा क्या बिहेव करता है, मतलब जब कनेक्ट करते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है, ये चीज़ें हमें पता चलती है उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है वो वोल्टेज एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया जाता है। हाँ, मैम एक बार सारी लोकेशन बता दीजिए आप क्या क्या कहाँ। हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैम एक बार डायग्राम मैम एक अच्छे बार से नोटेशन बता, डायग्राम डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ आया। ये एक एम्पलीफायर है और एक एम्पलीफायर ये है। की वॉइस बहुत लो है। मैं ये बोल रही हूँ कि एक एम्पलीफायर ये है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो भी हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका तुम जो माइक्स होते हैं किसी भी इवेंट्स में हम यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। हम बोलते कितना स्लो है, स्पीकर माइक के थ्रू हमारी वॉइस कन्वर्ट होती है और स्पीकर्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सुनाई देती है। ये होता है वहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी वॉइस को एम्पलीफाई किया जा रहा है मेनली। तो वही चीज़ें अब एक हम उसका सर्किट डायग्राम समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी सर्किट में केवल एक ट्रांजिस्टर लगा होगा तो वो जितनी फ्रीक्वेंसी का हम हाई इनपुट आउटपुट चाहते हैं
कि एम्पलीफाई हो, उतना हो पाना एक सिंगल ट्रांजिस्टर से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्ट किया है, इसको कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। या तो हम डायरेक्ट वायर से दोनों ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, ये मैं कपलिंग कैपेसिटर यहाँ से हटा दूँ, डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ। एक तो तरीका होता है ये, पर इसमें ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा अगर हाई इनपुट देंगे तो ये वायर जल जाएगा, तो मतलब हमारा पूरा का पूरा जो ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, वही खराब हो जाएगा। तो जो ये डायरेक्ट कपलिंग वाले होते हैं, इसका केवल हम उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोकपल्स में यूज़ करते हैं, वहाँ हमें मतलब ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी डीसी कंपोनेंट हमारे सिग्नल में प्रेजेंट होंगे, आउटपुट में प्रेजेंट होंगी फर्स्ट एम्पलीफायर के, उसको ब्लॉक कर देगा और केवल प्योर एसी कंपोनेंट इससे पास होंगे। तो ये होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली अगर उसमें डीसी सिग्नल प्रेजेंट होते। ये है। अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है, आरसी कंपोनेंट लगे हैं, आरई रेजिस्टेंस लगे हैं। यहाँ पे आरबी की जगह इन्होंने 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, सीरीज कंपोनेंट ऑफ 2 रेजिस्टर्स। तो ये एक टाइप से काम करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर्स के अंदर बाइसिंग अरेंजमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग भी है, या फिर ये कह सकते हैं ये एज अ फीडबैक सर्किट भी वर्क करते हैं। और यहाँ पे ये कैपेसिटर वही सेम डीसी को ब्लॉक करने के लिए लगा है, बट यहाँ से हम कंटिन्यूसली उसको बाइसिंग दे रहे हैं, तो हर पॉइंट पे डीसी कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो हमें आउटपुट मिलेगा आरसी के अक्रॉस फर्स्ट एम्पलीफायर का, उसको भी हम फिर से फिल्टर कर दें, मतलब उससे डीसी कंपोनेंट फिल्टर कर दें। तो यहाँ हमने कपलिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया। और जो सीई कैपेसिटर कनेक्ट है, इसका काम होता है कि जो करंट पास हो रहा है, मतलब इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, सारा का सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाए। अगर इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये हमारे जो फीडबैक सर्किट लगा हुआ है, इसमें एम्पलीट्यूड को कम कर देगा। ये होता है इसका मेन काम। तो इसलिए इस जो कैपेसिटर को बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इसीलिए कनेक्ट होता है ताकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो। और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो कम नहीं होगा। अगर इनपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा तो हमारा जो गेन फैक्टर हमें मिलेगा उसकी वैल्यू काफ़ी सही रहेगी। अदरवाइज रेगुलरली डिके होता रहेगा इसके अक्रॉस ड्रॉप की वजह से, तो जो गेन है हमारा वो बहुत कम हो जाएगा। हाँ, अब बोलिए। मतलब वहाँ पर बाईपास कैपेसिटर तो पास कैसे हो जा रहा है, मतलब वो उसका प्रॉपर्टी है। क्या तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे, क्या पूछना चाह रही हूँ? मतलब मैम वहाँ पर वो जो बाईपास कैपेसिटर है वहाँ पर पास कैसे हो रहा है, मतलब वो उसका प्रॉपर्टी है क्या, मतलब सी का। बाईपास कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पूछना चाह रहे तुम, ऐसा कुछ बोल रही हो? नहीं मैम, बोल रहे हो कि जो बाईपास कैपेसिटर है तो वहाँ पर वो पास कैसे हो जा रहा है, मतलब उसका प्रॉपर्टी है क्या वो, मतलब पास कर देना। समझ गई। मतलब ये करंट यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ क्यों जा रहा है, तुम ये बोलना चाह रहे हो? यस मैम। ये एक टाइप से बोल सकते हो इसकी प्रॉपर्टी है, पर ये कनेक्ट ही इसलिए किया है कि ये करंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक कंडीशन इसमें ये भी होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ, एक मिनट, ये डिपेंड करता है कि कब होगा ऐसे इसमें करंट पास। इन दोनों, अब ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो अगर इसका
रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो कैपेसिटेंस बाईपास कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस जो है वो इसमें ये कंडीशन होती है। अगर ऐसा है तभी इसके थ्रू जो है करंट पास होगा, अदरवाइज यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर हमारा गेन जो है वो कम होता जाएगा। ये कंडीशन होती है। हाँ, ओके, अब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो होता है आरसी कपल एम्पलीफायर का, वो कुछ इस टाइप से होता है। मतलब ऐसा होता है कि एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम होता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम होता है। एक मिडल फ्रीक्वेंसी होती है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे गेन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो ये जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट होता है इसे हम मिड बैंड गेन भी बोलते हैं। और अब हमें ये समझना होगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम क्यों होता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम क्यों होता है। लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम होने का रीजन ये है कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम होगी तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसी रेजिस्टेंस के, मतलब इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगा। इसकी वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो गेन जो है वो कम हो जाता है। मेन रीज़न यही होता है लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कम मिलने का। और हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज़्यादा कम मिलने का रीज़न क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो मैम, ये हेलो मैम। 1 मिनट बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, 1 मिनट में एक्सप्लेन करूँ फिर उसके बाद बोलूँ। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि जो जंक्शन है यहाँ पे कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होते हैं। कैपेसिटेंस किसकी वजह से? डिप्लीशन रीजन की वजह से। मतलब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ कैपेसिटेंस होता है। तो वो कैपेसिटेंस क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये वाला सर्किट है इसको नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं और उस नेगेटिव फीडबैक से जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारा गेन जो है वो कम होता है। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जंक्शन कैपेसिटेंस बनते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हाई कैपेसिटेंस पे जो दो वायर्स हैं ये जो आपस में कनेक्ट है, जिनके बीच में एयर प्रेजेंट है, ये दोनों वायर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है और इसमें कुछ वायरिंग कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये केवल बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होता है। जो भी वायरिंग प्रेजेंट है इनके बीच में वायर कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है और फिर गेन रिड्यूस हो जाता है। अब ये नेगेटिव फीडबैक कैसे बना इसकी वजह से वो मैं एक्सप्लेन करूँगी।
इसका रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो रिएक्टेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत कम होगा। हमेशा करंट वो वाला पाथ फॉलो करता है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट जो है इस जो जंक्शन कैपेसिटेंस वाला जो पाथ है इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव इनपुट सिग्नल है वो कम हो जाएगा और गेन फिर से रिड्यूस हो जाएगा। ये है एक रीज़न। हाँ, अब बोलो। मैम फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करिए ना, लो फ्रिक्वेंसी वाला। लो फ्रीक्वेंसी का ये है कि अ, जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटेंस के अक्रॉस उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। उसकी वजह से सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के अक्रॉस होने की वजह से कुछ भी हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, मतलब सारा यहीं ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जो सेकंड एम्पलीफायर है उस तक सिग्नल पहुंच नहीं पाएगा तो हमारे गेन जो है वो रिड्यूस होगा। ये होता है, ठीक है। ये था लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का। और मिड बैंड गेन वो होता है जिसपे पर्टिकुलरली गेन जो है ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट हो। दिस इज ऑल अबाउट द आरसी कपल एम्पलीफायर। और जो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसको ध्यान से देख लेना। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। अब नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स ऑसिलेटर। जो हमने अभी एम्पलीफायर पढ़ा है इसके अंदर ये लगा हुआ है फीडबैक सर्किट। जो लगा हुआ है फीडबैक दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक तो क्या करता है हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और नेगेटिव फीडबैक जो है वो सिग्नल को इसके गेन को कम कर देता है। नाम से ही पता चल रहा है। ऑसिलेटर क्या होते हैं जो हमें एसी सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, या ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में एसी टू डीसी कन्वर्जन जिसमें होता है। और एस डीसी टू एसी, सॉरी, एसी टू डीसी किसमें होता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? अरे कोई तो बोलो, पढ़ा चुकी मैं टॉपिक। डायोड का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा था तुम लोगों ने?
मैंने लास्ट कहाँ स्किप किया, मतलब तुम्हें आवाज़ आनी कहाँ बंद हुई थी? मैम आप बता रहे थे, मैंने पूछा था मतलब लो फ्रिक्वेंसी के लिए, एक बार मिड फ्रिक्वेंसी के लिए भी बता दीजिए मैम। तो ये भी नहीं हुआ था, चलो ठीक है दोबारा करते हैं। इसमें ये था कि जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस रिएक्टेंस होता है वो उसका रिलेशन ये होता है वो 1/2 पाई एफ सी। अब लो फ्रिक्वेंसी है तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा होगा कि हमें आउटपुट में कुछ वोल्टेज यहाँ मिलेगा ही नहीं, जो कि हम सेकेंड एम्पलीफायर के इनपुट पे दे सकें। तो इसकी वजह से गेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैम मिड फ्रिक्वेंसी का बोलिए, मिड फ्रिक्वेंसी क्या आप मिड फ्रिक्वेंसी समझाए थे ना, वो रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या चीज़ समझाया था मैंने? मैम मिड फ्रिक्वेंसी एक बार रिपीट कर दीजिए। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा मिड फ्रीक्वेंसी। मिड फ्रीक्वेंसी वो है कि जहाँ पे एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की जिसपे एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसे बोलते हैं हम मिड फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर रेंज होती है, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है फ्रीक्वेंसी की, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए गेन जो है हमें कांस्टेंट चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटर एंड ऑसिलेटर स्टडी करते हैं। ऑसिलेटर होते क्या है, जो कि डीसी को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसा डिवाइस कौन सा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? मैम ऊपर का कर्व दिखाओ एकदम। तो मैंने क्वेश्चन बोला उस पर भी ध्यान दो। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। हाँ, ऑसिलेटर हम बनाते कैसे हैं, जो भी कोई एम्पलीफायर होता है उसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं प्लस एम्पलीफायर फ्रॉम ऑसिलेटर। पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा कि हमें बार बार सर्किट को इनपुट नहीं देना पड़ेगा, एक बार इनपुट देने के बाद वो एम्पलीफायर के आउटपुट से ही इनपुट लेता रहेगा, उसी को एम्पलीफाई करते हैं। अब इसमें हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात, ऑसिलेटर वर्क कैसे करता है। ऑसिलेटर बनाते कैसे हैं, एक टैंक सर्किट का नाम सुना है तुम लोगों ने? पता है टैंक सर्किट यस के मैम। बारे में कुछ? नो मैम। मैम टैंक एलसी सर्किट, सर्किट। हाँ एग्जैक्टली। पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सीरीज या पैरेलल? मैम पैरेलल। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए सब्जेक्ट मतलब टॉपिक से। इसका मतलब अभी के लिए ये सर्किट ओपन है, केवल ये वाला सर्किट है। ये हमने कुछ डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है। इससे हम पहले क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को
जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ कैपेसिटर जो है चार्ज होता जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम ये क्या इसको इससे डिस्कनेक्ट करके और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसको इससे कनेक्ट करेंगे। अब कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्रॉस कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। फुली डिस्चार्ज होने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ऑफ सोर्स नहीं है कि जिससे इसके अंदर करंट फ्लो हो सके और कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो धीरे धीरे इसका जो करंट है वो कम होता जाएगा और फिर से अगेन साइकिल स्टार्ट होगी कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, अब की बार चार्ज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल पहले ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए थे, तो अब की बार जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन पे एक्यूमुलेशन होगा, अब पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर होगा। और ये होता किसकी वजह से है? इंडक्टर के अंदर एक फिनोमिना होता है बैक ईएमएफ, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये सेम प्रोसेस है, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो जो हमारा मैकेनिकल पेंडुलम होता है वो। तो मतलब इसमें ऑसिलेशन कुछ इस टाइप से प्रोड्यूस होगी पहले, और फिर जो सेकंड साइकिल, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जो सेकंड साइकिल होगी उसमें अब एम्पलीट्यूड जो होगा पहले वाले के कंपैरिजन में कुछ कम होगा। अब कंटिन्यूसली करते करते ये पूरा ही डैम्पिंग ऑसिलेशन हो जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड कम क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि अब जो ये है क्या बोलते हैं इंडक्टर है, इसके अंदर भी कुछ इसका कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा और कैपेसिटर है तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसकी वजह से इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता रहेगा और लॉस होने की वजह से एम्पलीट्यूड जो है कॉन्टिन्यूसली कम होगा। ठीक है। अब इस चीज़ को हमें, अगर हम चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड सेम रहे, मतलब सस्टेन ऑसिलेशन चाहते हैं, सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हमें क्या करना होगा? जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस और डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जितना भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमें टाइम टू टाइम इतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एलसी ऑसिलेटर को प्रोवाइड कराना होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ऑसिलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो उसे बोलते हैं हम सस्टेन ऑसिलेशन। इसे बोलते हैं हम सस्टेन ऑसिलेशन। स्टैंड ऑसिलेशन कैसे गेन होता है? सस्टेन ऑसिलेशन ऑसिलेशन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हम, मतलब जो एनर्जी लॉस हो रहा है ये रेजिस्टेंस की वजह से, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टाइम टू टाइम सर्किट को प्रोवाइड करते रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ताकि वो उस बैलेंस कर सके हम उस एनर्जी लॉस को, और जो हमारा एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो डिक्रीज ना हो। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है ये होता है। अब हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर एलसी सर्किट में। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। अब हम फाइंड आउट कर रहे थे पॉजिटिव फीडबैक में गेन की वैल्यू क्या होगी।
मैम ऑक्सीलेटर में नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। ऑसिलेटर में नेगेटिव फीडबैक नहीं लेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं, वोल्टेज मतलब जो गेन होता है उसको कम कर देता है। आउटपुट में जो हमें कॉन्टिन्यूसली गेन मिलेगा उसके एम्पलीट्यूड को वो कम करते जाएगा। और ऑसिलेटर में हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इंक्रीजिंग गेन चाहिए, तो वो पॉजिटिव फीडबैक से पॉसिबल है। मतलब जो आउटपुट मिलता है उसमें हम लोग फीडबैक सर्किट लगा के और इंक्रीज करते हैं। नहीं, आउटपुट में ऑक्सी लगाते हैं फीडबैक सर्किट, फिर वो आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। तो वो अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी, फीडबैक सर्किट नहीं बना रही, कि मैंने समझ आ जो जाए। हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोग देते हैं, तो हम लोग उसके लिए नया ऑसिलेटर लाते हैं फिर। क्या क्या रिपीट करना क्वेश्चन तुम्हारा? हम लोग जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ना, पहले उसके पास एनर्जी स्टोर रहता है, फिर जब उसको दूसरा बार एनर्जी देते हैं सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, तो उसके लिए फिर हम लोग को नया ऑसिलेटर उसमें लगाना पड़ता है कि वो पहले से कहीं से भी देना पड़ता है। वो जो सर्किट होता है उसके अंदर हम कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट या फिर मतलब कुछ बाहर से कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एलसी ऑसिलेटर सर्किट होता है उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। फिर वो ऑन ऑफ का सीन मतलब होता है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जो मैंने बताया कि ऐसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। सस्टेन करने के लिए हमें उसमें कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है जिसे हम कनेक्ट करते हैं उससे, ऐसा होता है। अभी ये जो मैं सर्किट बना रही हूँ साथ साथ बना लेना। ये हमारा इनपुट है, ये एम्पलीफायर है, ये फीडबैक सर्किट है, ये हमारा आउटपुट है। और ये इनपुट है जो फीडबैक सर्किट की वजह से कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाइड है। ये एक्चुअल इनपुट जो हमने एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया है, और ये मॉडिफाइड इनपुट है, एंड ये फाइनल आउटपुट है। तो यहाँ पे दो गेन होते हैं, एक होता है इंटरनल गेन जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, एक होता है पूरे एम्पलीफायर का गेन जिसे हम डिनोट करेंगे AF से। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है कि इस एक इनपुट है एम्पलीफायर और ये आउटपुट। अब फीडबैक सर्किट क्या करता है, जो हमारे आउटपुट मिला है इनपुट वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग उससे आउटपुट लेगा और वो एज अ इनपुट जो हमारा एम्पलीफायर है उसको प्रोवाइड करता है। तो अब इसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूसली इनपुट नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है एम्पलीफायर को, बस एक ही बार करते हैं, उसके बाद सारा काम जो है वो फीडबैक सर्किट का होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं
तो एक इनपुट हमने जो दिया था वो है, और कॉन्टिन्यूसली उसमें इनपुट ऐड हो रहा है फीडबैक की वजह से। तो जो टोटल इनपुट होगा, ये जो मॉडिफाइड इनपुट है वो होगा वी आई प्लस वी एफ, या फिर वी आई प्लस बीटा वी ओ। वी एफ की जो वैल्यू है वो है वी ओ जीरो अपॉन वी आई। ये है पूरे इनपुट सर्किट की, पूरे सर्किट का। और जो ए इंटरनल गेन है ये है वी जीरो, ये मॉडिफाइड इनपुट के साथ है। और ये जो है, ये जो हमने एक्चुअल इनपुट इसको प्रोवाइड किया है उसके साथ। ठीक है। मैम यहाँ पे वी आई क्या है और वी आई डैश? वी आई डैश जो है वो मॉडिफाइड इनपुट वोल्टेज है। मैम मॉडिफाइड मतलब क्या ड्यू टू फीडबैक। फीडबैक लगाने के बाद में? यस। जो मार्क्ड पोर्शन है वो क्या डिनोट कर रहा है, मतलब जो रेड कलर से मार्क्ड है, ये जो मार्क्ड मतलब डैश डैश वाला एक फीडबैक लूप स्क्वायर या अपने फीडबैक बनाया। सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं मैम एक बार स्टडी कर रही हूँ। फिर हेलो से इसका हेलो मैम हाँ, ये इसका फिर से जो जो टर्म है ना एक बार रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कौन सी टर्म? मतलब ए एफ तो पूरा सिस्टम का ये है ना वोल्टेज गेन हाँ, ए मतलब एफ। एएफ जो तो वोल्टेज गेन है, जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग है। और जो इंटरनल गेन है वो जो मॉडिफाई इनपुट वोल्टेज है उसके कोरस्पॉन्डिंग। ये है। मैम जो डैश वाला स्क्वायर है वो क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा सर्किट है, कुछ मतलब ऐसे स्पेसिफिक डिनोट नहीं कर रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट का एक पूरा ये सर्किट है, इसलिए ये डिनोट कर रहा है। इसके बाद तो इनपुट है और इधर आउटपुट है। ओके ओके। मैम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर नेगेटिव फीडबैक लेंगे हम, तो ए एफ की वैल्यू ए अपॉन वन प्लस ए थीटा हो जाएगी। अब जैसा हमें पता है, फीडबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ अब बोलो। फीडबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है? डायग्राम बता दीजिए, नहीं समझ आ रहा यहाँ है मैंने ये नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम बनाया है। फीडबैक वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने एम्पलीफायर में तुम्हें दिखाया 2%, जैसे ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगा होता है आउटपुट पे भी, जो कि एज अ फीडबैक टाइप में काम करता है। मैम वहाँ पर आरसी कपल पर वो नेगेटिव फीडबैक अपने कैसे लिखा था वहाँ पर? आरसी कपल एम्पलीफायर पर वहाँ पर जो जंक्शन पे नेगेटिव फीडबैक हो रहा है वो कैसे मतलब पता चल रहा है?
क्वेश्चन तुम टाइप कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्वेश्चन। जो भी तुम्हारा डाउट है तुम इधर टाइप कर दो। अब इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है, वो है फिर वो नेगेटिव लिखे हैं क्या? नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन की वैल्यू ये होगी, पॉजिटिव के लिए ये होती है। इस पे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब इस फॉर्मूले को याद रखें। बार्क-हुसेन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं कि ए एफ की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब ए बीटा की वैल्यू 1 होगी। तो ए एफ की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब जो हमें गेन मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। गेन बहुत ज़्यादा मिल रहा है का मतलब ये है कि हमें बार बार इनपुट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बार बार इनपुट नहीं देना है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फीडबैक सर्किट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जो गेन हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक जो फीडबैक सर्किट जो भी हमारा एम्पलीफायर है वो वर्क कर रहा है एज अ ऑसिलेटर। तो एज अ ऑसिलेटर वर्क करने के लिए कंडीशन एक ये है कि ए बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इसे ही हम बोलते हैं बार्क-हुसेन कंडीशन। और 3 मेन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी होती है किसी भी एम्पलीफायर को ऑसिलेटर की तरह वर्क करने के लिए। एक तो उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें गेन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और दूसरा कि जो ए बीटा की वैल्यू है वो मतलब या तो नियरली इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1। पर ये प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि किसी से हमें गेन इन्फिनिटी मिले। तो इसमें ऐसा होता है कि इनिशियली तो गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद जो ये ए बीटा की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए। मतलब ये 3 मेन रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, मैं अभी बस डिफरेंट टाइप्स बता देती हूँ। बीटा लेस देन 1 कब होना चाहिए? मतलब एक अगर आप बोले कि ए बीटा इक्वल टू इनपुट होना चाहिए, फिर लेस देन 1 एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करना। पॉइंट नहीं समझ आया। ये कहना चाह रही थी कि मतलब मैंने एक कंडीशन एक्सप्लेन करी, उसके अकॉर्डिंग हम ये बोले कि ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब एम्पलीफायर जो है ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। पर अगर ए बीटा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमने ये देखा है कि जो गेन फैक्टर है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। इन्फिनिटी का मतलब वो तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल है उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ऑसिलोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उससे बाहर ही चला जाएगा, हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कोई चीज़ अप्रोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यही है कि इनिशियली उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, बट एक सर्टेन एक लेवल के पहुंचने के बाद उसकी वैल्यू लेस देन 1 ही होनी चाहिए। इसमें अब इन दोनों की वजह से डिफरेंस पता है क्या होगा कि अगर ए बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है
अगर लेस देन 1 है तो ये एज अ डिकेइंग ऑसिलेटर, डैम्प ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ग्रोइंग है, तो जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वो एक ग्रोइंग ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। मैम और इक्वल ग्रोइंग टू इसलिए 1 कह है रहे तो वहाँ पे क्योंकि सस्टेन ऑसिलेशन है। वन है तो डिकेइंग ऑसिलेटर की तरह और ग्रेटर देन वन है तो ग्रोइंग ऑसिलेटर की तरह। मैं अलग से लिख देती हूँ। ए बीटा की वैल्यू लेस देन 1, ये है। मैम एक बार रीजन बताएंगे ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 में ग्रोइंग कैसे होगा? गेन की नॉर्मल सी बात है, गेन की वैल्यू कम है। लेस देन कम मतलब 1 से कम होने का मतलब क्या है? रेगुलरली उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करिए। अब यहाँ पे गेन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? रेगुलरली जो फीडबैक से उसको इनपुट सर्किट मिल रहा है एम्पलीफायर को, उससे जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इक्वल ग्रेटर देन 1 के लिए होगा, पर इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशंस मिलेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एलसी ऑसिलेटर के, जैसे एक तो ऑसिलेटर का ही टाइप है एलसी ऑसिलेटर। इसके अलावा इसमें मैम यहाँ पर ऑसिलेटर और एम्पलीफायर दोनों में हम गेन को बढ़ाते हैं ना? हाँ, हम तो ऑसिलेटर भी एम्पलीफायर एक की जगह पे है एम्पलीफायर ना? ही है। हेलो हाँ, मैम, अगर एम्पलीफायर की जगह पे हम ऑसिलेटर लगवाते तो काम चल जाएगा मतलब सर्किट पे ना? डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। भाई अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ। ऑसिलेटर भी एक एम्पलीफायर ही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो अब डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब ऑसिलेटर का मेन काम है कि अ, हमें साइन वेव प्रोवाइड कराना। ओके मैम। इसके अलावा जैसे एक होता है हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, लैब्स में ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, आरसी ऑसिलेटर। These are the types of oscillator: LC oscillator, Hartley oscillator, Colpitts oscillator, RC oscillator, and Wien bridge oscillator. इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कल डिस्कस करते हैं। दिस इज फॉर टुडे। सब कुछ करना है इसमें पांचों। थैंक यू टू ऑल। हेलो हाँ बोलो। मैम, दो डाउट था। हाँ हाँ बोलो। जो आपने एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ किया था ना आरसी कपल का, हाँ वो वहाँ पर वो एक बार दिखाइए। मैम, वहाँ पर जो जंक्शन पर आपने लिखा था कि नेगेटिव फीडबैक, वो कैसे पता चल रहा है कि वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है? हाँ, यहाँ पर जो आपने लिखा है नेगेटिव फीडबैक। ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, ये इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, मतलब ये बिहेव करता है एज ए नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ नेगेटिव फीडबैक में है इसलिए एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। हाँ हाँ। ओके मैम,
एक एम्पलीफायर लगा के उसका एम्पलीफाइंग पावर बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे नहीं लगाने पड़ेंगे ना एम्पलीफायर। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मतलब यहाँ पे तो हम 2 एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम एक एम्पलीफायर यूज़ करके उसका एम्पलीफाइंग पावर मतलब बढ़ा दें तो 2 एम्पलीफाइंग पावर कैसे एम्पलीफायर नहीं। बढ़ाओगे बिना दूसरा एम्पलीफायर यूज करे? अच्छा, मतलब एम्पलीफाइंग हम पावर ऐसे बढ़ाने के नहीं लिए ही तो बढ़ा सकते। दो एम्पलीफायर साथ में यूज किए हैं। ओके, मतलब वो उसका इन्हेरेंट प्रॉपर्टी होता है एम्पलीफाइंग पावर। एम्पलीफायर काम कर रहा है हाई सिंगल। पावर मैम हाई पावर एम्पलीफायर के यूज करेंगे तो सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। हाई पावर एम्पलीफायर भी सिंगल स्टेज टू नहीं होता है, मल्टीपल स्टेज ही होते हैं। ओके, मतलब एक सिंगल एम्पलीफाइंग का पावर बहुत हाई नहीं हो सकता ना। नहीं, जब भी तो हमने मल्टीपल स्टेज यूज किया है। ओके।